हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके 3 मेथड्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और हैं जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम इन वैल्यू एडेड मेथड। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास है यहाँ डबल काउंटिंग। तो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है कि हमारे पास डबल काउंटिंग क्या है, डबल काउंटिंग से हम नेशनल इनकम को जब ले रहे हैं तो उसमें हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट। अब डबल काउंटिंग नाम से क्लियर है, डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू को 2 बार नहीं। यहाँ डबल काउंटिंग का मतलब है नेशनल इनकम में अगर किसी वैल्यू को मोर देन वंस, हम किसी चीज की वैल्यू को 1 से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है डबल काउंटिंग। मोर देन वंस का मतलब 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, नेशनल इनकम की किसी भी वैल्यू को जब मोर देन वंस टाइम हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल आप देखिए, हम वही ले रहे हैं जो वैल्यू एडेड मेथड में हमने एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल हम यहाँ। फार्मर है, उसने कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं किया, उसने प्रोडक्ट जो है गेहूं वीट ग्रो किया और वीट ग्रो करके उसने 500 रुपीज में सेल कर दिया। अब जब 500 रुपीज में सेल कर दिया तो यहाँ देखिए उस फार्मर के लिए तो फाइनल प्रोडक्ट है। हम ये कहते हैं वैल्यू एडेड में हमने फाइनल प्रोडक्ट को लेना है। सिर्फ डेफिनेशन में हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड में हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लेना है, लेकिन इस फार्मर के लिए तो ये फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि उसने जब मार्केट में सेल कर दिया तो मार्केट में सेल करने से उसके पास पैसे आ गए, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ ले लेंगे 500। अब आगे इसने क्या किया, फ्लोर मिल को सेल कर दिया। फ्लोर मिल ने उससे क्या किया, आटा बनाया, फ्लोर बनाया, आटा बना के उसने मार्केट में सेल कर दिया। इस फ्लोर मिल के लिए तो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, उसको भी इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे इकोनॉमी में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो इसकी वैल्यू को काउंट कर लेगा। तो फ्लोर वीट में जो वैल्यू आई 800 हमने कैलकुलेट कर ली। इसने क्या किया, बेकर को बेच दिया, बेकर ने इस आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड के पैसे उसको मिल गए, उसके लिए वो फिर फाइनल प्रोडक्ट है, फिर हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। शॉपकीपर, उसने फिर इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में हम सबको टोटल करके जब नेशनल इनकम को अगर यहाँ ऐसे मेजर कर रहा है तो नेशनल इनकम हमारी 3500 आ, लेकिन ये हमारी बहुत ज्यादा वैल्यू, इतनी रियल में वैल्यू नहीं है। कैसे, अब यहाँ देखिए गेहूं का, यहाँ गेहूं का मूल्य शामिल था, इस आटे में फिर हमारे पास वीट का मूल्य शामिल है, फिर यहाँ इस ब्रेड में वीट का मूल्य शामिल है, फिर यहाँ भी इस वाले ब्रेड में वीट का मूल्य शामिल है। तो वीट का मूल्य हमने यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि एक के बाद एक ही तो जा रहा है, गेहूं से तो आगे सारी चीजें बनी है, गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड और ब्रेड फिर शॉपकीपर के पास में। तो यहाँ गेहूं की वैल्यू हमने क्या किया, 4 बार कैलकुलेट। आटे की वैल्यू हो गई 1 2 3 और ब्रेड की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स। तो अगर हम इस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है नेशनल इनकम कई गुना आ जाएगी जितनी वास्तव में रियल में नेशनल इनकम नहीं हुई। तो ये हमारे पास हो गया कि डबल काउंटिंग, इसी को हम डबल काउंटिंग कहते हैं। और ये प्रॉब्लम हमारी सिर्फ जिसमें वैल्यू एडेड मेथड में होती है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में हमें फाइनल प्रोडक्ट लेना है, लेकिन हर एक एंटरप्राइज के नजरिए से उसका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट। अब इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करने के 2 मेथड्स हैं। या तो हम क्या करें, हर एक एंटरप्राइज की वैल्यू ऑफ आउटपुट ना लेकर उसकी सिर्फ वैल्यू एडेड लें। वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, उस वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई। या दूसरा मेथड, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड्स को अवॉइड करने का। दूसरा है हम वैल्यू एडेड ना लेना चाहें तो हम फाइनल प्रोडक्ट ले लें। फाइनल प्रोडक्ट कौन सी, इंटरप्राइज की नजर से फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट जो पूरी इंटरप्राइज, पूरी इकोनॉमी की नजर से फाइनल प्रोडक्ट।
अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम पहले ही उसमें किया था इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट वो हैं जो रीसेल के लिए परचेज नहीं किए जाते। अब ये है, ये जो है उसने गेहूं बनाया, रीसेल के लिए परचेज किया। इसने आटा खरीदा, फिर इसने रीसेल के लिए परचेज किया। इसने फिर बेकर ने जब ब्रेड बनाया तो उसने आगे उससे जो आटा खरीदा है उससे ब्रेड बना के उसने रीसेल के लिए किया। इसने फिर रीसेल के लिए किया। लेकिन लास्ट में जब ये यहाँ कंज्यूमर के पास पहुंच गया, लास्ट में क्या है, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया। तो ये जब कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर इसको रीसेल नहीं करेगा, अपने खुद के यूज के लिए परचेज करना है। तो ये जो 1200 रुपए है ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो दोनों से देखिए आंसर सेम आ रहा है, चाहे फाइनल प्रोडक्ट ले और या टोटल वैल्यू एडेड ले। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की है। उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम ले हर एक इंटरप्राइज की वैल्यू एडेड, या दूसरा हम ले फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पूरी इकोनॉमी की नजर से, वो प्रोडक्ट जिनको रीसेल नहीं किया जाता। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे वैल्यू एडेड मेथड की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिर आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डेफिनेशन दे दो, टेबल्स इसको क्लियर कर दो, एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट, कैसे अवॉइड कर सकते हो। 2 मेथड है, फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड एंड सेकंड फाइनल आउटपुट मेथड। इसी में हम एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये क्वेश्चन भी आपके पास 6 मार्क्स का आता है। कई फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर्स आप कैसे करोगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये क्वेश्चन जो मेन आता है वो हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है जीडीपी एंड वेलफेयर का, वो क्वेश्चन आता है कि क्या किसी इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो वेलफेयर का इंडिकेटर है। जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी इंक्रीज होने से क्या उस इकोनॉमी में वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। वेलफेयर का मतलब यहाँ सोशल वेलफेयर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या जीडीपी इंडेक्स है वेलफेयर का, या जीडीपी हमारे पास इंडिकेटर है वेलफेयर का। क्योंकि जनरली हम क्या मान के चलते हैं, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो जीडीपी है वो हमारे वेलफेयर का इंडिकेटर है, कि अगर किसी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है तो उस इकोनॉमी में वेलफेयर भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर आएगा नो, जीडीपी इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इसके लिए हम पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स में पहले सारे लिख रही हूं, फिर के पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेकंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, थर्ड इन्फ्लेशन, फोर्थ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, फिफ्थ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एंड सिक्स्थ एक्सटर्नलिटीज। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स आपके पास अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट एक्सटर्नलिटीज वाला, ये बहुत बार आपके पास 4 मार्क्स का अलग से आया है, या ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, ये अलग से 4 मार्क्स का आया है। तो सारे पॉइंट्स को आपने अलग अलग एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन हमारा है कि जो जीडीपी है क्या किसी इकोनॉमी में वेलफेयर का इंडिकेटर है। तो आंसर आएगा नहीं, जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। मतलब हम ये नहीं मानते कि किसी देश में अगर इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। हमें रीजंस देने पड़ेंगे। रीजंस के लिए फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी।
इसके लिए आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब किसी इकोनॉमी में जीडीपी लगातार इंक्रीज हो गया, जैसे इंडिया में आप इस टाइम तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आप इस टाइम तो हमारे जीडीपी पे फोकस नहीं है, लेकिन इंडिया में पिछले 20-25 सालों से हमारा जीडीपी लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल का मतलब इंक्रीज जीडीपी का ज्यादा फायदा अमीरों को मिल रहा है और गरीबों को उसका बहुत कम फायदा मिल रहा है। तो जीडीपी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, देश में अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं और ज्यादा जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो अमीर और गरीब वाली बात है जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जीडीपी हमारा इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होने से मतलब पैसा उन लोगों के पास आ रहा है जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा था, और जिनका वेलफेयर बढ़ना चाहिए, गरीबों के पास पैसा आए तो इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़े, उनके पास पैसा आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारा देश में जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, हमने क्या रीजन दिया कि अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि उस इकोनॉमी में वेलफेयर इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन मतलब जीडीपी जो हम ले रहे हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ क्वांटिटी क्यों, किसी भी चीज का क्यों, किसी चीज का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है आपका डिफेंस आइटम, एल्कोहल, सिगरेट, इन चीजों का प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो इससे जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स है उनकी तो कमी हो जाएगी। हमने कहा इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो दूसरे का प्रोडक्शन आपके पास कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी में अगर आप जो डिफेंस आइटम है, आप डिफेंस आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हो, या आप इकोनॉमी में एल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हो, सिगरेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, इससे जीडीपी तो इंक्रीज होगा लेकिन इससे वेलफेयर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। वेलफेयर इंक्रीज होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो कंज्यूमर आइटम्स है उनका प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज होना चाहिए। उनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो जीडीपी कभी भी आपके पास इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी देश में लगातार प्राइस लेवल इंक्रीज हो तो उस पोजीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अब किसी देश में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस लगातार इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज होने से हमारी अगर इनकम इंक्रीज भी हो रही है तो भी हम ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी इनकम जितनी इंक्रीज नहीं है उतनी प्राइस इंक्रीज हो गई, तो हम ज्यादा सामान कहां से खरीद पाएंगे। तो अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होने के रेट से इन्फ्लेशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, देश में प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो भी उस इकोनॉमी में वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये हमने स्टार्टिंग में जब टाइप्स ऑफ गुड्स किया था वहां पूरा समझाया था। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं आती, जैसे सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, या बार्टर सिस्टम में लोग क्या करते हैं, एक को सामान देके दूसरे का सामान ले लेते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये सामान, ये सर्विसेज मार्केट में सेल करने के लिए आई ही नहीं। जबकि जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए आएगा उसी की प्राइस में हम उसी की प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम जीडीपी लेंगे। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज होता है जो आप अपने सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, ये चीजें जो हैं इनसे आपके पास वेलफेयर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ वेलफेयर इंक्रीज होने का मतलब वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सामान बाजार में आया नहीं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि जीडीपी और वेलफेयर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जो सामान बाजार में आया ही नहीं है तो उससे वेलफेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, जैसे हाउस वाइफ की सर्विस, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि बाजार में बिकने के लिए नहीं है, लेकिन इससे देखिए वेलफेयर तो कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो किसी देश में अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ज्यादा है तो वहां जीडीपी की वैल्यू कम रह सकती है, लेकिन वहां वेलफेयर बहुत ज्यादा होगा।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी कम है तो वेलफेयर भी कम होगा। यहाँ पे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ज्यादा होने से क्या होगा, जीडीपी कम है लेकिन वेलफेयर ज्यादा है। इसको आप अपनी आम लैंग्वेज में देख सकते हो। गाँव वगैरह में आप देखो, गाँव में मॉनेटरी एक्सचेंज कम होता है, बहुत सारी चीजें खाने पीने की ऐसे ही आपको मुफ्त में मिल जाती है। अब वो मुफ्त में मिल जाती है, वो जीडीपी में तो कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन वो लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं तो उनकी हेल्थ तो थोड़ी अच्छी रहती है, तो वेलफेयर तो उनका इंक्रीज हो ही रहा है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर किसी इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ज्यादा है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ज्यादा होने का मतलब कि वहां जीडीपी कम है लेकिन वेलफेयर फिर भी ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब किसी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी। तो उससे देश में वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। तो सिर्फ हम जीडीपी के इंक्रीज होने का रेट नहीं देख रहे, अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज होने का रेट बहुत ज्यादा होगा तो वहां वेलफेयर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इनकम बढ़ रही है लेकिन कंज्यूम करने वाले लोग उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वहां वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज को हम दो सेंस में लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको अलग से समझ लीजिए क्योंकि 4 मार्क्स में आपके पास अलग से आ सकता है। एक्सटर्नलिटीज क्या है? एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ले, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हमने किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए प्राइस पे नहीं की है लेकिन हम उसके जो बेनिफिट हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए हमने प्राइस पे नहीं की है लेकिन हम उसके बेनिफिट हैं वो हम उसके एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी एरिया में गवर्नमेंट ने पार्क जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा। अब जैसे दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो है तो मेट्रो से हमें बहुत सेफ और पॉल्यूशन फ्री कन्वेंस मिल रहा है। अब मेट्रो को बनाने के लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए, मेट्रो में गवर्नमेंट ने सारे पैसे दिए। आप ये को मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए तो पैसे दे ही रहे हैं, तो ट्रैवल में करने के लिए तो आप बस में भी पैसे दे रहे हो, आप ऑटो में भी पैसे दे रहे हो। आप ऑटो मेट्रो दोनों के लिए सेम अगर प्राइस पे कर रहे हो तो वेलफेयर तो मेट्रो में बैठने से आपका इंक्रीज होगा। तो दिल्ली में अगर मेट्रो है जिसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, आपने दिल्ली की मेट्रो बनाने में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया लेकिन हमारा वेलफेयर तो इंक्रीज हो ही रहा है। ये है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है कि अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राइस पे नहीं कर रहे लेकिन हम उसके बावजूद भी उसके बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं तो वो कहलाती है हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो है अगर किसी देश में ज्यादा है तो वहां जीडीपी कम होते हुए भी उस इकोनॉमी का वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। दूसरी होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है हमारे पास? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हमारे पास कि किसी चीज के लिए हमने कुछ गलत काम नहीं किया है फिर भी हमें पनिशमेंट भुगतना पड़ रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन हम उसके नेगेटिव इफेक्ट भुगत रहे हैं, हमें पनिशमेंट भुगतना पड़ रहा है, वो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जैसे पॉल्यूशन, जरूरी नहीं है मैं जितना पॉल्यूशन को फेस कर रही हूँ उतने पॉल्यूशन में मैंने कंट्रीब्यूशन भी किया है। मान लीजिएगा मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई मेरे पास टू व्हीलर नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है लेकिन मैं रोड पर जा रही हूँ तो दूसरी गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन फैला रही है उसको तो मुझे फेस करना ही पड़ रहा है। तो मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था लेकिन पनिशमेंट मुझे भुगतना पड़ा। ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जीडीपी में हम ना तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को हम लेते हैं और ना ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, ये हमारे वेलफेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। किसी देश में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ज्यादा हैं तो वेलफेयर ज्यादा होगा और किसी देश में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ज्यादा हैं तो वहां वेलफेयर कम होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन अभी बताया, आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जो सारे पॉइंट्स आपने देने होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है
प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस हमने किसी भी मेथड की आ सकती है। इनकम मेथड जब मैंने करवाया था, इनकम मेथड की प्रिकॉशंस मैंने उसी क्लास में समझाई थी। अभी जो प्रिकॉशंस हैं जनरली सबके पॉइंट्स प्रिकॉशंस के आपके आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड उससे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रिकॉशंस एक मेथड की आप कर लोगे तो सारे मेथड की प्रिकॉशंस आपकी जनरली आपके पास सेम ही रहती है। और प्रिकॉशन से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम में किसको हम इंक्लूड करेंगे और किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये टॉपिक हम कई बार पहले भी कर चुके हैं। इंटरमीडिएट फाइनल करवाया था, तब कहा था इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद जो हमने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज किया था उसमें मैंने कहा था, जो हमने कहा था कि नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं उनको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। फिर जब इनकम मेथड में कहा था वो मैंने कहा था इलीगल एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करना, या हमने कहा था सेकंड हैंड जो गुड्स हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। तो उसी से आपके पास यहाँ कोई भी 6 आइटम्स आपके पास दे देंगे और 6 आइटम्स देने के बाद आपको पूछा जाएगा किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है और किसको नहीं। तो ये सारी जो थ्योरी है उसका सम अप हो जाएगा। इसमें से कुछ आइटम इंटरमीडिएट गुड्स के दे सकते हैं, कुछ ट्रांसफर इनकम के दे सकते हैं, कोई फैक्टर इनकम होगा, कोई पॉइंट किसी से रिलेटेड होगा। तो जब आप पूरी थ्योरी कर लोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है नेशनल इनकम, लास्ट टॉपिक हमारे पास जो रहेगा वो है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, दोनों में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। या जीडीपी की जगह वर्ड नेशनल इनकम आ सकता है दोनों जगह, तो वो तो दोनों में नेशनल इनकम आएगा, उन दोनों में डिफरेंस नहीं है। मेन आपने जो डिफरेंस करना है वो डिफरेंस करना है नॉमिनल और रियल में। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस करने के लिए आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। हमारे पास है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, दोनों की डेफिनेशन देखेंगे हम। नॉमिनल जीडीपी, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल एंड करंट ईयर प्राइस। जैसे मान लो हम 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में जितना प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, 2018 की प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। अब इसमें हमने लिखा है इट इज नो ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। कैसे? अब इसको एक एग्जांपल से देखिए। हम ले रहे हैं ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, नेशनल इनकम। 2016 10 5 नेशनल इनकम निकली 50। 2018 में कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज हुई जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया। मान लो प्रोडक्शन आपका 1 टन है, लेकिन जो प्राइस है प्राइस इंक्रीज हो गई। अब नेशनल इनकम हमारी क्या निकली 60, या जीडीपी हमारा कितना निकला 60। अब अगर आप 2016 और 18 में नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या दिखाएगा कि हाँ यहाँ नेशनल इनकम या जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है, तो देश में मतलब प्रोग्रेस हुई है। लेकिन आप देखिए ये प्रोग्रेस हमारी आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है प्राइस हमारी इंक्रीज हुई है, उससे हमारी ये नेशनल इनकम या जीडीपी इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ आ गया होगा, इट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। यहाँ हमें पता ही नहीं होता कि इससे नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ रहा है तो देश में वाकई में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रोडक्शन इंक्रीज होना है ना होना ये हमें कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिक्रीज भी हुआ, सिर्फ प्राइस बढ़ गई, तो भी यहाँ पे जीडीपी और नेशनल जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम कौन सा कंसेप्ट लेते हैं, हम लेते हैं रियल जीडीपी।
अब रियल जीडीपी डेफिनेशन देखिए, इट इज मेजर्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर प्राइस। यहाँ करंट ईयर की जगह क्या लेते हैं, बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, एक कंपैरिजन ईयर होता है। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें कोई बड़ा भी इकोनॉमिक इवेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए 2020 चला है, तो 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इस ईयर में जो हो रहा है वो हम सबको पता है। ऐसे 1991 हमारे पूरी इकोनॉमी चेंज हुई थी, इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे, उसको हम कभी बेस ईयर नहीं ले सकते। ऐसे 2016 जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको हम नॉर्मल ईयर नहीं मानते हैं। तो बेस ईयर क्या होना चाहिए, बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें आपके पास सब जो इवेंट्स हैं वो नेचुरल रहने चाहिए, कोई बड़ा इकोनॉमिक इवेंट नहीं होना चाहिए, डिजास्टर नहीं होना चाहिए, कोई वो होता है बेस ईयर। इस बेस ईयर की प्राइस को हम 100 ले लेते हैं और इसके मेजरमेंट पर हम रियल जीडीपी को मेजर करते हैं। अब इट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि जो रियल जीडीपी है वो सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब किसी देश में प्रोडक्शन इंक्रीज हो, क्योंकि बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर की प्राइस को हम 100 मान के चलते हैं। तो इसलिए जो रियल जीडीपी है वो किसी देश के, किसी इकोनॉमी के वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और प्रोडक्शन कम होगा तो ये कम होगा। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये किसी इकोनॉमी का इंडिकेटर है। अब हम जब नॉमिनल जीडीपी है उससे रियल जीडीपी में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 2016 है, इसका हमारे पास नॉमिनल जीडीपी 50, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स जैसे 11th में आप प्राइस इंडेक्स निकाल के चलते थे वैसे ही हम लेके चलेंगे। यहाँ आपको प्राइस इंडेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो प्राइस इंडेक्स आपको दिया होगा, उससे नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। ऐसे 2016 का भी रियल जीडीपी निकाल लेंगे और 2018 का भी रियल जीडीपी निकाल लेंगे, और उससे फिर हम दोनों ईयर को कंपैरिजन करेंगे तो हमें सही में पता चलेगा कि किस ईयर में वाकई में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और किस ईयर में वेलफेयर इंक्रीज हुआ है। तो ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसकी जगह नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम भी आपके पास आ सकती है। इसी से वर्ड आता है जीडीपी इन्फ्लेटर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ सकता है। जीडीपी इन्फ्लेटर हमारे पास क्या होता है, वो इकोनॉमी में बताता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है। तो उसके लिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों की सहायता से हम निकालते हैं जीडीपी इन्फ्लेटर। जीडीपी इन्फ्लेटर कैसे निकलता है, दोनों ले लेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की जो वैल्यू है, इन दोनों से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर जब हम निकालते हैं तो ये कई बार न्यूमेरिकल में भी आपके पास आ सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर आप कैसे निकालते हो। इसमें जीडीपी की जगह जीएनपी भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा नॉमिनल को रियल से डिवाइड करना होता है। अगर जीएनपी डिफ्लेटर पूछा जाए तो आप क्या लेंगे, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। और अगर आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर में नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये हमें ये बताता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है। अगर मान लो जैसे यार 83%, तो 83% का मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो हमारी वैल्यूज हैं, प्राइस हैं, वो हमारी इतनी इंक्रीज हो गई हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नेशनल इनकम। इसके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए मैंने थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझाई है। तो ये आपके पास ये जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है, ये भी आपका अलग से 4, 6